साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस YouTube चैनल द ओमेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में समझेंगे, ऊंचाई एवं दूरी। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि ये कैसे इसको पूर्ण रूपेण मतलब प्रारंभ से इसको समझे और साथ ही इससे व्यवहारिक प्रश्न परीक्षाओं में कैसे पूछे जाते हैं। इन सब के लिए हमने जो तथ्य उठाए हैं वो एनसीईआरटी के बुक से उठाए हैं। जो भी मैथ उठाए हैं या जो भी बातें उठाई हैं वो मैंने एनसीईआरटी के किताब से ली है। कुछ ऐसे भी प्रश्न उठाए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ऊंचाई एवं दूरी होती क्या है और इसका व्यवहारिक प्रयोग कहाँ होता है। तो देखिए, इसमें दो चीज़ें, पहला ऊंचाई और दूसरा दूरी। बस समझ रहे हैं, पहला क्या है ऊंचाई और दूसरा क्या है दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, बस यही चीज़ रहती है। लेकिन इस और ऊंचाई और दूरी के बीच में एक चीज़ होती है, वो चीज़ होती है इन दोनों को मिलाने वाली रेखा। जो बिंदु कुछ दूरी पे है और जो बिंदु कुछ ऊंचाई पे है, दोनों को जब मिलाएंगे तो कोई रेखा होगी। उसी रेखा को हम लोग नापते रहते हैं या वही रेखा दी हुई रहती है, और वो रेखा बिंदु के साथ कितनी कोण बनाती है, इसी के तथ्यों पर यह सारा हिसाब चलता है। मैं ग्राफ के द्वारा आपको समझा देता हूँ। साथ ही यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इस गणित का, इस मैथ का, या मैथ के इस खंड का व्यवहारिक जो प्रयोग होता है बहुत जगह होता है। आपने सुना होगा कि कोई रॉकेट प्रक्षेपण होती है, आपने सुना होगा कि कोई तोप टैंक जो है गोला चलाती है। उन सब जगहों पे इसका प्रयोग होता है। देखिए, कोई एक टैंक है जो 40 किलोमीटर मार करती है, 50 किलोमीटर मार करती है, या कोई तोप है वो 20 किलोमीटर रेंज है उसका, लेकिन गोला हमें 10 किलोमीटर पे गिराना है। तो क्या करेंगे, उस नली को ऐसा ऊंचाई पर रखेंगे कि वो ऊंचा जाए और फिर गोला 10 किलोमीटर पर आके गिर ले। यहाँ पर भी इसका बड़ी व्यवहारिक प्रयोग होता है। साथ ही रोड बनाने में, रेलवे लाइन बनाने में, पर्वतों और ऊंची वस्तुओं की ऊंचाई नापने में, साथ ही नदी की चौड़ाई नापने में भी इसका व्यवहारिक प्रयोग होता है। तो ये इसके व्यवहारिक प्रयोग की बात है। अब समझते हैं कि मैथ बनता कैसे है, इसमें क्या व्यवहारिक चीज़ होती है। तो देखिए, इसमें 3 व्यवहारिक चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। पहला दृष्टि रेखा, साइट लाइन। दूसरा उन्नति या उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। तीसरा होता है अवनमन या अवनति कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए, इसमें यही 3 चीज़ मुख्य होते हैं। जब ये 3 चीज़ आपको पता है तो इसका हिसाब बहुत इजीली बनेगा, और ऐसे भी बहुत इजी होता है। परीक्षाओं में जब बनाने जाए तो ध्यान रखें, एकदम इजी बनेगी। थोड़ा सा क्या है कि प्रैक्टिस रखें और समझ रखें। अब इसको मैं व्यवहारिक रूप से समझा देता हूँ। यहां पे कोई आदमी ए बी सी डी ई, देखिए एक कोई आदमी, यहां पे ए बी डी जो है कोई आदमी है। बी डी क्या है, कोई आदमी है। मान के चलिए मैं ही खड़ा हूं। अब मैं खड़ा किसी भवन के उच्च शिखर को देख रहा हूं या पहाड़ को देख रहा हूं, तो मेरी आंखें ऊपर की ओर होंगी या नहीं होंगी। तो ये आदमी यहां से ऊपर की ओर देख रहा है। ए बी, ए जो है, ए एक भवन है, भवन या मीनार है। ए क्या है, एक मीनार है। मीनार के ऊपर कुछ है या कुछ नहीं भी है। कभी कभी प्रश्नों में देखिएगा झंडा रहेगा, कभी कभी टंकी रहता है, या कुछ बिंदु रहेंगे जिसको जो पहचान के लिए दी जाती है, या नहीं भी रह सकता है, सीधा रहेगा कि मीनार क्या है। तो ए जो है मीनार का सबसे लास्ट शिखर है, और मैं किसी ए बी दूरी पर, ए बी जो है आदमी और मीनार के बीच की दूरी है। ए बी क्या है, आदमी और मीनार के बीच की दूरी है, और ये आदमी की ऊंचाई है। 6 फीट 7 फीट 5 फीट आदमी की ऊंचाई है। अब इसको कल्पना कीजिए कि मैं खड़ा हूँ सड़क के दूसरी ओर, और सड़क के उस ओर मैं एक बिल्डिंग को देख रहा हूँ जो ऐसे ऊंचा देख रहा हूँ। भाई वहाँ पे एक झंडा है। तो अब यहाँ पे कल्पना कीजिए, जब मैं खड़ा हूँ तो मेरे सामने एक रेखा, दृष्टि रेखा बन रही, सॉरी दृष्टि रेखा नहीं, मेरी एक सामने भी एक रेखा है, पैरेलल है। मैं उसी रेखा को यहाँ काल्पनिक रेखा दिया है, ठीक है। ये सामने है और ये बराबर ही रहता है, क्योंकि जितनी दूरी पर आप हैं उतनी ही दूरी पे वो रेखा भी रहेगी। इसको फिर से ऐसे समझिए, मैं खड़ा हूँ और मैं आपको सीधा देख रहा हूँ, तो मेरी आंखें जो है एकदम सीधी आपको देख रही है। लेकिन जब मैं ऊपर देखूंगा, तब ऊंचाई पर देखूंगा, तो ये व्यक्ति उस ऊंचाई की ओर देख रहा है। अब जब मैं आपको आप सामने देख रहा हूँ और जब मैं ऊंचाई को देख रहा हूँ, तो दोनों के बीच में कुछ कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये जो कोण हुआ, ये इसे उन्नति कोण कहा जाता है। नीचे से ऊपर से देखने वाले कोण को उन्नति कहा जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन इसको बोला जाता है। और ये बिंदु हो गया, और ये जो रेखा मिला रही है,
जिस चीज को आप देख रहे हैं और वहां से आपकी आंखों तक जो रेखा बन रही है उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा, यानी कि साइट लाइन बोला जाता है। ईडी जो है वो साइट लाइन है। ईडी क्या है? दृष्टि रेखा है। ईडी क्या है? दृष्टि रेखा है। ई डी सी क्या है? एंगल ई डी सी। एंगल ई डी सी क्या है? उन्नति कोण है। क्या है? उन्नति कोण है। क्या है ये? उन्नति कोण है। अब देखिए हर जगह पे यही नहीं रहेगा, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ए बी सी। ये जो है नीचे से जो ऊपर देख रहा है ये उन्नति कोण है। ये जो कोण हुआ उन्नति कोण हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ, और ये जो लाइन हो गया वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। और ये जो रेखा होगी बिंदु से आंख क्यों मिलाने वाली जो रेखा होगी वो दृष्टि रेखा होती है या साइट लाइन होती है। ध्यान रखिए कि जब आप किसी चीज को नीचे से ऊपर देखते हैं, जब आप किसी चीज को नीचे से ऊपर देखते हैं तो आपकी आंख और उस वस्तु को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होता है उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। और साथ ही आपकी आंख जो समानांतर देखेगी और आपकी आंख जो ऊपर देखेगी, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसे ही उन्नति कोण कहते हैं या एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है। नीचे से नहीं, जहां से आप खड़ा है ऊपर देखेंगे वहां से। अब है अवनमन कोण या अवनति कोण। अब मान के चलिए कि आप किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं। मैं किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूं यहां पर, ठीक है। तो एक बिल्डिंग है, यहां पे कोई कार है। कार है, हो सकती है हम 10 तल्ला 20 तल्ला बिल्डिंग पे खड़े हैं, कार है, नीचे कोई कार है, हमने कार को देखा। तो कार को सबसे पहले तो आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो जाइए, खड़ा होकर समानांतर देखिए तो दूर, बहुत दूर कुछ दिखाई देगा। तो जो बहुत दूर तक कुछ दिखाई दे रही है सामने, उसको एक समानांतर काल्पनिक रेखा मानिए यहाँ पे आप खड़े हैं और यहाँ से हम आगे देख रहे हैं। देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? देखेंगे, हम सामने पैरेलल देख सकते हैं, समानांतर देख सकते हैं, जमीन के समानांतर। अब यहाँ पे एक कार है, तो हम कार को देखने के लिए नजर झुकाएंगे कि नहीं झुकाएंगे? नजर हमने झुका दिया, तो जो समानांतर देख रहे थे और जो नजर हमने झुकाया तो उसके बीच में एक एंगल बन गया, कोण बन गया। और इस जो कोण बना इसी को अवनमन कोण बोलते हैं। अवनमन कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। ऊपर से जब आप किसी वस्तु को नीचे देखते हैं और आपके समानांतर जो काल्पनिक रेखा होती है उनके बीच के जो बने कोण होते हैं उसे अवनमन कोण कहते हैं। देखिए पारिभाषिक रूप से जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अलग दिखता है। सीधा आप समझिए कि हम खड़े हैं, हमने सामने कोई चीज़ को देखा तो सामने तो सुदूर अनंत तक दिखाई देगा, लेकिन जब हम नीचे देखते हैं तो कार देखे तो जो सामने देख रहे थे सो और नीचे कार जो देखे सो, दोनों के बीच में एक काल्पनिक क्या कहते हैं रेखाओं को दूरी जो होगी उसी को एंगल कहेंगे। और वो जो एंगल होगा वो अवनमन कोण होगा। एक व्यक्ति खड़ा था और सामने देख रहा था, मान के चलिए सामने भी कोई बिल्डिंग होगा तो सामने बिल्डिंग देख रहा था वो, लेकिन देखा कि नीचे कार है तो उसकी नज़र कार पर चली गई। तो सामने जो बिल्डिंग देख रहा था, यहाँ जो कार देख रहा था, इसके बीच में जो एंगल बना उसी को अवनमन कोण कहते हैं या एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। जब आप नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नति कोण होती है और ऊपर से जो नीचे देखते हैं उसे अवनति कोण कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि जो एंगल बनता है वो हमारी आंख के समानांतर ऊपर या नीचे देखने वाले जो रेखा होती है उसके बीच के कोण को कहा जाता है। धरती से नहीं, आसमान से नहीं, जो हम पैरेलल देखें, अपने ऊंचाई के जो समानांतर देखें और साथ ही अपनी ऊंचाई पर जो देखें, इनके बीच की जो एंगल बनेगी, कोण बनेगी, उसे ही उन्नति या अवनति कोण कहते हैं। तो ये इसके क्या हुए परिभाषिक हुए। कौन कौन? अवनमन या अवनति कोण, दृष्टि रेखा, यानी कि जहां से आपने किसी वस्तु को देखा और उसको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर देखना। अवनमन कोण, ऊपर से नीचे देखना। ये था इसका पारिभाषिक स्थिति। अब देखते हैं इसमें मैथ जो होते हैं, गणित जो होते हैं, हिसाब जो होते हैं वो कैसे बनते हैं। इसके लिए मैं कुछ प्रश्नों को लेता हूं और आपको उसको सॉल्व करके बताता हूं। देखिए हमने इसके आपको प्रारंभिक रूप से समझाने के लिए एक प्रश्न लिया है। ये जो प्रश्न एनसीईआरटी की किताब से लिया है, 10th की बुक है वहीं से लिया है। आप इसको देखिए, समझिए। कहता है कि एक मीनार भूमि पर स्थित किसी बिंदु पर लंबवत खड़ा, मीनार की जड़ से 20 मीटर की दूरी पर भूमि पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या समझ रहे हैं? एक मीनार है, टावर है, बिल्डिंग जो है खड़ी है,
लंबवत खड़ी। लंबवत खड़ी है मतलब वो भूमि के साथ या धरती पर जहाँ पर वो खड़ी है 90 डिग्री का कोण बना रही है। वहाँ से कुछ एक दूरी पे कोई और बिंदु है, वहाँ से कुछ एक दूरी पर क्या है, कोई और बिंदु है। दूरी कितनी है, 20 मीटर, यानी कि 20 मीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु है। वहाँ से मीनार की जो सबसे ऊंची स्थिति है, यानी कि सबसे ऊंची वाले बिंदु से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको फिगर बनाते हैं। तो फिगर के लिए क्या करना होगा, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक मीनार है। तो हमने एक मीनार बना लिया, लंबवत खड़ा है, नाम दे दिया ए बी, बिंदु बी है। और यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है ए बी सी है, इसको मिला देते हैं। मिला दिए तो ये उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री का है। नीचे से ऊपर देखने को उन्नयन कोण कहते हैं। हमने बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण, तो यानी कि उन्नयन कोण यहाँ कह रहा है कि 60 डिग्री का है। अर्थात बिल्डिंग से 20 मीटर की दूरी पर कोई जो वस्तु है वो जब ऊपर देखता है तो वो उसके समानांतर और ऊपर देखने के बीच का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का है। याद रखिए, यहाँ पे कोई आदमी नहीं खड़ा है, कोई वस्तु है, उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। तो अब कहता है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान है, हम दूरी पर खड़े हैं, कोण ज्ञात है तो हम ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। यदि ऊंचाई और दूरी ज्ञात रहती तो हम कोण भी ज्ञात कर लेते। तो सबसे पहले इसमें लिख देता हूं मैं क्या क्या है। ए बी बराबर, मीनार है ना, मीनार की ऊंचाई, ठीक है। बी सी बराबर मीनार से बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी कहता है ना बी सी। ए सी बराबर दृष्टि रेखा, साइड लाइन या दृष्टि रेखा कह सकते हैं, दृष्टि रेखा। इसकी जरूरत नहीं है, ए बी की जरूरत है। ए बी बराबर वाट, हमें ए बी ज्ञात करना है। ए बी, हाँ, ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ऐसे ध्यान दीजिए कि ए बी जो है वो दृष्टि रेखा है। मैं इसको लिख ही देता हूँ, ठीक रहेगा। ए सी बराबर दृष्टि रेखा, ठीक है। दृष्टि रेखा इसलिए दे दिया कि आप ध्यान रखेंगे कि आखिर साइड लाइन क्या होता है। एक ट्रायंगल जब बनाएंगे तो उसको ध्यान ही रखेंगे। ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई से दूरी है, ये दृष्टि रेखा है। दृष्टि रेखा तब आपको काम करेगी जब आप पतंग के डोर वगैरह उड़ाते हैं, पतंग के डोर में ये काम देता है, ठीक है ना। तो अब आपको ये 90 डिग्री के एंगल बी बराबर 90 डिग्री, तो हम किस सूत्र पर बैठाएं कि ये ऊंचाई निकल जाए। यानी कि हमको आधार दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, यानी कि इस लाइन के लिए हमें P ज्ञात करना है, B दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो tan लिखेंगे, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, यानी कि AB बटा BC। होगा या नहीं होगा, यानी कि tan 60 डिग्री बराबर AB बटा 20 मीटर। होगा या नहीं होगा। tan 60 का मान अब आपको ज्ञात करना है। tan 60 का मान पता है ना कि आपको कितना होता है, पता है तो लिख दीजिए, आसानी से हो जाएगी। तो tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का अभी तक लिख देता हूँ। tan 60 का मान होता है √3 बराबर AB बटा 20 मीटर, यानी कि AB बराबर 20√3 मीटर, यानी कि AB बराबर 20 गुने 1.732। होगा या नहीं होगा, गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 64, 17 दूनी 34 मीटर, यानी कि 34.64 मीटर। यानी कि इस मीनार की जो ऊंचाई है वो 34.64 मीटर हो जाएगी। यानी कि हमने ये दूरी और ये कोण के आधार पे मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर ली। यही इसको ज्ञात करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है उसको एक ग्राफ के द्वारा, यानी कि एक काल्पनिक ग्राफ बना करके उसको लिख लेंगे और फिर उसमें देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, हमने इधर लिख दिया। जो नहीं दिया हुआ
उसको भी लिख लेंगे और उसके बाद ज्ञात कर लेंगे। सूत्र क्या है, अप्लाई करेंगे, अपने आप मान निकल जाएगी, कहीं आपको घूमने जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको अलग कुछ व्यवहारिक प्रश्नों से और देखते हैं। अब देखते हैं इसके और एक प्रश्न को। देखिए इसमें क्या है कि एक पतंग है, पतंग उड़ाते थे हम लोग बचपन में, आप लोग भी उड़ाते होंगे, अब नहीं उड़ाते। तो पतंग जब उड़ती है तो वो डोर रहती है, डोर ऊपर तक चली जाती है, कोई नीचे से देख रहा होता है या आप उस पतंग को देख रहे होते हैं, है ना। तो वो डोरी की लंबाई दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझ लेते हैं। एक पतंग जिसकी डोरी की लंबाई 165 मीटर है, 36 तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, पतंग की ऊंचाई ज्ञात कर। बड़ा आसान है, सुनने में लगता है कि भाई क्या है टेढ़ापन, कुछ नहीं। आप एक पतंग उड़ा रहे हैं, ऐसे करके ऊपर उड़ा रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपने ऊपर देखा और आपके सामने जो देखा, इसके बीच का जो 36 तल यानी कि हमारे जो सामने देखने की जो स्थिति है और ऊपर देखने की जो स्थिति है, इनके बीच की जो कोण बन रही है, 36 तल के साथ जो कोण बना रहा है वो 30 डिग्री का है। पतंग कुछ दूरी पर उड़ रही है, कितनी दूरी पर है, तो हमारे से 165 मीटर की दूरी पर पतंग है, यानी कि डोरी की जो लंबाई है 165 मीटर है। अब कह रहा है कि जमीन से वास्तविक ऊंचाई उसकी ज्ञात कीजिए। याद रखिए उस पतंग की डोरी के साथ ऊंचाई जो है 165 मीटर है आपसे, चूंकि 165 मीटर की डोरी, लेकिन वो जमीन से तो उतनी ऊंची नहीं है, जमीन से उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसको एक ग्राफ के रूप में ले लेंगे। ए बी सी, ये आप खड़ा है, यहाँ से पतंग उड़ा रहे हैं, यहाँ पे पतंग है आपकी, ठीक है, और ये इसको काल्पनिक रेखा से हमने मिला दिया, ये जमीन पर मिल गया, ये यहाँ से दूरी है, इसकी दूरी 165 मीटर दिया हुआ है, यानी कि आप जो हाथ से पकड़ के पतंग उड़ा रहे हैं वो 165 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। वहाँ से जमीन पर सीधा कोई रेखा खींच दिए, रेखा खींच सकते हैं और उसको मिला दिए, तो ये कोण जो दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। आपको ज्ञात करना है कि जमीन से उसकी ऊंचाई क्या है, जमीन से उसकी ऊंचाई क्या है। हमने अब इसको लिख देते हैं, AC बराबर डोरी की लंबाई कितना दिया हुआ है, 165 मीटर। AB बराबर भूमि से, ठीक है ना, भूमि से पतंग की ऊंचाई, ये हमें ज्ञात करना है, नहीं दिया हुआ। BC बराबर भूमि से पतंग की ऊंचाई, BC जो है ऊंचाई एवं व्यक्ति के मध्य की दूरी। तो हमें ये नहीं ज्ञात करना, बस समझ रहे हैं, हमें ये नहीं ज्ञात करना, हमें पतंग की ऊंचाई ज्ञात करनी है। निरपेक्ष रूप से जो धरती है और सीधा पैरेलल जो खड़ी है, पैरेलल नहीं सीधा लंबवत जो खड़ी है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमने एक कोण बनाया, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। अब देखते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री। परीक्षाओं में देखिए जब आप पहली बार बनाते हैं या हिसाब जब सीखते हैं तो वहाँ पे पूरे हिसाब को लिखिए और लिख करके बनाइए। इससे क्या होगा कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो सीखने की दर है वो द्विगुणित तिगुणित यानी कि बहुत तेज होगी। और एक बार जब सीखने की दर आपकी तेज हो जाएगी तो बनाने की दर भी तेज होगी और साथ ही समझने की दर भी तेज होगी। और इससे क्या होगा कि आप मैथ को बहुत तेज़ी से फिर कालांतर में बनाने लगेंगे। इसलिए जब भी प्रारंभिक रूप से मैथ बनाएं तो लिख लिख के बनाएं। बहुत से लोग बच्चों को मैं देखता हूँ प्रश्न नहीं लिखते हो, बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हो सकता है कि हर की क्षमता अलग अलग हो, लेकिन प्रश्न लिख के बनाने से क्या होता है कि आपको मैथ बहुत तेज़ी से और सुस्पष्टता से समझ में आती है और फिर क्या कहते हैं गड़बड़ नहीं होगी, गलती नहीं होगी। तो त्रिभुज ABC में एंगल B 90 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 30 डिग्री, AC बराबर 165 मीटर, AB बराबर वाट। तो कौन सा सूत्र लगेगा? यहाँ देखिए H बराबर दिया हुआ है 165 मीटर, P पता करना है, P बराबर वाट। तो इस एंगल के लिए PA है, HA है, BA है, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा, क्या लगेगा कि सूत्र की कर्ण और लंब निकले तो साइन का होता है, साइन C बराबर लंब बटा कर्ण यानी कि P बटा H, इसको लिखते हैं H, यानी कि साइन 30 डिग्री बराबर P बटा 165 मीटर। होगा या नहीं होगा? ठीक है,
यानी कि P बराबर सॉरी मैं फिर से बड़ा करके लिख देता हूँ, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर P बटा 165, P बराबर मीटर मीटर, P बराबर 165/2 मीटर। काट दीजिए, P बराबर कितना हो जाएगा 82.5 मीटर। यही होगा ना कि 88 होगा, 82 दूनी 84। हाँ ठीक है, इतना ही होगा। 1 मिनट में भागा ही दे देता हूँ। 165 2 से 8 16 4 2 दूनी 4 अब 5 2 दूनी 4 1। हाँ ठीक है, तो ये आपका आ गया, यानी कि ए बी जो है वो आ गया 82.5 मीटर। यानी कि भूमि से पतंग की जो ऊंचाई है वो 82.5 मीटर है। भूमि से जो पलंग की ऊंचाई पतंग की जो ऊंचाई है कितनी है 82.5 मीटर है। तो इस प्रकार से आपको पहले लिखना होगा, आपको ध्यान देना होगा कि P निकालना है, H निकालना है कि B निकालना है, इसमें से क्या निकालना है और किस सूत्र पर वो बैठेगा। P है H निकालना, सॉरी H है P निकालना है, तो हमने साइन पर बैठा दिया। यदि B दिया हो रहा था तो किसी और सूत्र पर फिर बैठता। फिर इसमें देखते हैं आगे के प्रश्न को। अब देखते हैं इसमें एक स्टेप आगे के प्रश्न में। इस प्रश्न में भाव ऐसा है कि कोई एक वृक्ष खड़ी थी, आंधी तूफान आया, वृक्ष टूट गया। आपने देखा होगा रोड किनारे टूटे हुए वृक्षों को, वो कुछ दूरी पर जाके गिर गया। कुछ टूटा मतलब पूरा भाग नहीं टूटा, कुछ टूट के गिर गया। तो आपको इसमें कुछ मानक दिए हुए हैं, कुछ ज्ञात करना है। क्या दिए हुए हैं, क्या ज्ञात करना है, पढ़ लेते हैं। कहता है कि हवा के एक झोंके से टूटकर एक वृक्ष का ऊपरी भाग पेड़ की जड़ से 20 मीटर की दूरी पर 45 डिग्री का कोण बनाकर जमीन को छूता है। पेड़ की वास्तविक ऊंचाई एवं जड़ से कितनी दूर पर छुआ, दोनों ज्ञात करें। देखिए पहले प्रश्न को समझ लीजिए। कहता है कि एक वृक्ष है जो टूट गया, टूट करके कुछ दूरी पर गिरा, जो नीचे से जो टूटा हुआ जगह है वहाँ तक वो 45 डिग्री का कोण बनाता है। जो दूरी गिरा है वो 20 मीटर की दूरी पे गिरा है और 45 डिग्री का कोण बनाना है। या जो भाग है वो 20 मीटर है और कितनी दूरी पर गिरा है, अब क्या ज्ञात करना है, मतलब टोटल वृक्ष की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। देखिए इस तरह से ये कहता है, ये है, ये ऐसे है। अब पेड़ टोटल यहाँ, सॉरी उतना बड़ा नहीं, छोटा मैं कर देता हूँ। देखिए ये एक पेड़ है, यहाँ से टूट के ऐसे गिर गया, ठीक है, ये टूट के गिरा और ये ऐसे गिर गया। ठीक है ना, A B C D। ध्यान दीजिए कि ये जो AD गिरा है, मतलब AD जो गिरा होगा वही इस AC का बराबरी होगा। मतलब पेड़ जो टूट के गिरा, कोई ऐसे पेड़ था और यहाँ से टूट गया, तो जब ये टूटेगा तो ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, इस तरह से। यानी कि ये जहाँ से टूटा है तो ये जो ऊंचाई है यही पेड़ गिरा होगा ना, यही यहाँ से जो गिरा है वही नीचे गिरा है। तो यानी कि ये जो ऊंचाई है ये इस ऊंचाई के बराबर है, यानी कि AC जो है वो AD के बराबर होगा। ठीक है, अब कुछ दूरी पे गिरा है, जो गिरा हो 45 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना का बना रहा है, 45 डिग्री की। अब क्या दिया हुआ है कि हवा के झोंके से टूटकर एक पेड़ का ऊपरी भाग पेड़ की जड़ से 20 मीटर की दूरी पर, यानी कि ये जो दूरी है वो 20 मीटर है। ठीक है, 20 मीटर की दूरी पर गिरा है। अब आपको ज्ञात करना है क्या चीज, पेड़ की वास्तविक ऊंचाई एवं जड़ से कितनी दूर पर छुआ, दो को ज्ञात करें। अरे तो दिया हुआ है जी, हवा के झोंके से टूटकर एक पेड़ का ऊपरी भाग पेड़ की जड़ से 20 मीटर की दूरी पर 45 डिग्री का कोण बनाकर जमीन को छूता है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। पेड़ की वास्तविक ऊंचाई एवं जड़ से कितनी दूर पर टूटा, छुआ नहीं है जी, प्रश्न में है टूटा। देखिए पूछ रहा है कि कितनी दूरी से ये टूटा, मतलब ये जो टूटा है वो कितनी ऊंचाई से टूटा, और टोटल दूरी भी आपको बताना है। यानी कि हमें ये टोटल निकालना है, पूरा निकालना है। लेकिन हमें माप यहाँ से दिया हुआ है और एंगल यहीं से दिया हुआ है।
इसका कुछ पता नहीं, तो ध्यान से इसको बनाते हैं। पहले लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में ए बी बराबर विभाग, कुछ पता नहीं, ठीक है। ये 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री, हाँ। बी सी बराबर 45 डिग्री, बी सी बराबर 20 मीटर, एंगल सी बराबर 45 डिग्री, ठीक है। इस एंगल के लिए ये क्या होगा, P होगा, ये B होगा और H होगा। तो हमें सबसे पहले P को ज्ञात करना है। तो P या B का सूत्र क्या होता है, P बाई बी, यदि tan C लें तो हमें P बटा B सूत्र प्राप्त होता है, tan C बराबर P बाई बी होता है, यानी कि tan 45 डिग्री बराबर P बाई 20 मीटर। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी कि P बराबर 20 मीटर, यानी कि हमें यह प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ, 20 मीटर। हुआ या नहीं हुआ, ये हमें प्राप्त हो गया 20 मीटर, ये भी 20 मीटर। अब देखिए, अब ए बी बराबर लिख देता हूं, ए बी बराबर 20 मीटर। अब आपको ज्ञात करना है ये वाला, ध्यान रखिए, ये जो टूटा है इसी को हम उठा देंगे तो यहां से यहां की दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एच निकालना है, एच बराबर भाग। तो हम इसे कॉस से भी निकाल सकते हैं बी बाई एच, और साइन से भी निकाल सकते हैं पी बाई एच करके। तो मैं निकालता हूँ साइन से ही, साइन 45 डिग्री बराबर पी बाई एच, लंब बटा कर्ण होता है। 45 का मान कितना होता है, 1/√2 बराबर कितना है, पी कितना है 20 मीटर बटा एच, यानी कि एच बराबर हो गया √2 गुने 20 मीटर, यानी कि 1.414 गुने 20 मीटर, यानी कि 14 दूनी 28.28 मीटर। होगा या नहीं होगा, ये हमने इसको गुना कर दिया तो इतना हुआ, यानी कि ये जो ऊंचाई आया ये आ गया 28.28, यानी कि ये निकल गया। तो ये भी AD भी कितना हो जाएगा, AD है AC के बराबर है, AD बराबर AC का है, AC बराबर है। सो देखिए यही टूट के नीचे तक आया है या नहीं आया, जो पेड़ टूटा था वही नीचे आया है, तो उसी को हमने निकाल लिया। अब कुल ऊंचाई ज्ञात करना है, कुल ऊंचाई बराबर AB प्लस AD, यानी कि 20 प्लस 28.28, यानी कि 48.28 मीटर। यानी कि वृक्ष जो है वो 20 मीटर की ऊंचाई से टूटा है, यानी कि जमीन से 20 मीटर की ऊंचाई से वृक्ष टूटा है। और साथ ही वृक्ष की कुल जो ऊंचाई थी वो 48 है ना, हाँ 48.28 मीटर है। देखिए इसमें हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले जो एंगल था वो एंगल लिखा, मान था वो मान लिखा, बी दिया हुआ था हमने पी निकाल लिया, पी निकालने के लिए हमने tan का सूत्र लगाया, और उसके बाद फिर एच निकाल लिया। एच के लिए आप कॉस भी लगा सकते थे या आप साइन भी लगा सकते थे, जो भी आपकी इच्छा लगे, हमने उससे निकाला और फिर जब दोनों को जोड़ दिया तो उसका वैल्यू प्राप्त हो गया। अब देखते हैं इसके आगे के प्रश्नों को। अब देखते हैं एक स्टेप आगे के हिसाब को, ये थोड़ा सा आगे जो अभी तक हमने सीखा है। देखिए मेरा प्रयास है कि मैं हर तरह के जो पूछते हैं उसी तरह के हिसाब को आपके सामने उदाहरण के रूप में रखूं। जो मैं बता रहा हूं, जो मैं लिखा हूं, वो जरूरी नहीं कि वही पूछेगा, उस तरह से पूछेगा। तो देखिए कहता है कि जमीन से किसी बिंदु ए से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मीनार के जड़ की ओर 20 मीटर बढ़ने पर बिंदु बी पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार है, सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे और यहाँ कर लेंगे। ये बिंदु ए है, यहाँ से जब व्यक्ति ऊपर की ओर देखता है तो उसे 45 डिग्री का कोण मालूम पड़ता है। उन्नयन कोण मतलब वो ऊपर देखा। जब वो जमीन की ओर बढ़ता है बी की ओर 20 मीटर, तो उसको उन्नयन कोण 60 डिग्री का मालूम पड़ता है। कितना पड़ता है, 60 डिग्री का। ए बी, हम इसे सी लिख लेते हैं, हम इसे डी लिख देते हैं। एक नंबर 90 डिग्री का कोण है। अब इसको व्यवहारिक रूप से समझिए। कोई एक व्यक्ति हैं, वो खड़े हैं कहीं, वो देखते हैं कि सामने एक मीनार है और वो हमारे आंख से जो नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री है, या किसी बिंदु से उसकी 45 डिग्री है ना, हाँ 45 डिग्री है। जब वो 20 मीटर और आगे जाते हैं मीनार की ओर, तो जब 20 मीटर मीनार की ओर आगे जाते हैं तो कितना हो जाता है, वो नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है।
तो अब आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। जो अभी तक हमने पढ़ा है वही है, थोड़ा सा इसको एक क्या कहते हैं, थोड़ा लंबा किया, टेढ़ा किया। टेढ़ा नहीं है, बस समझने में थोड़ी सी फर्क। अब हम इसे एक समग्र त्रिभुज के रूप में लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज DCA में, त्रिभुज DCA में ये P है। इस त्रिभुज के लिए ये, इस एंगल के लिए ये P है और ये टोटल जो है वो B है या नहीं? ये लंब है और ये आधार है, होगा। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि लंब कौन है, आधार कौन है। तो हमने ऐसे लिख लिया tan 45 डिग्री लंब बटा आधार, यानी कि P बटा, अब B टोटल है। टोटल कितना होना चाहिए? तो CB प्लस 20, तो हमने CB को x मान लिया, माना CB बराबर x। ये तो पता नहीं है मीनार के जड़ से वो व्यक्ति जो 20 मीटर आगे तक बढ़ा था, वो तो दूरी हमें नहीं पता। तो सबसे पहले देखते हैं, हम वही दूरी को निकाल लेते हैं। तो P बटा x प्लस 20, बोलिए कि श्रीमान x प्लस 20 कहाँ रखे? तो CA बराबर x प्लस 20 होगा, यानी कि CA जो होगा वो x प्लस 20 होगा। टोटल दूरी x प्लस 20। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, बटा P बटा x प्लस 20, यानी कि P बराबर x प्लस 20 आ गया। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं त्रिभुज DCB में tan 60 डिग्री बराबर P बटा x लंब बटा आधार। tan 60 का मान कितना होता है? √3 बटा P बटा x, यानी कि P बराबर x √3। यह समीकरण 2 हो गया। देखिए, हमें डायरेक्ट मान किसी का नहीं निकला, हमने समीकरण के रूप में लिख लिया। अब इस समीकरण को हमें हल करना होगा। मैंने इसलिए बोला था कि थोड़ा टेढ़ा मैं रेड से कर दे रहा हूं। तो देखिए, अब इसे हल कर देते हैं। यहाँ पे P बराबर आता है x प्लस 20, यहाँ पे P बराबर आया है x √3, यानी कि x √3 बराबर x प्लस 20 होगा या नहीं होगा? समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। ठीक है, अब इसे हम इस तरफ ले आते हैं, यानी कि x √3 माइनस x बराबर 20, यानी कि x कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 20, यानी कि x बराबर 20 बटा √3 माइनस 1 होगा या नहीं होगा? फिर से मैं यहाँ हल कर दे रहा हूँ। 20 इंटू √3 प्लस 1 बटा 20 इंटू √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। ये हमने क्या किया कि इसे हल करने के लिए √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुना कर दिया। तो 20 इंटू √3 प्लस 1 बटा, यहाँ तो √3, यहाँ 20 नहीं होगा, गलती से हमने लिख दिया √3 माइनस 1, यानी कि a² प्लस b², यानी कि 3 माइनस 1। आपने पढ़ा होगा कहीं कि a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर क्या होता है? a² प्लस a² माइनस, प्लस नहीं माइनस, a² माइनस b², यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 1, यानी कि 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ यही चीज़ को लिखा है, यानी कि 20 इंटू √3 प्लस 1 बटा 2 से कट गया 10 बार में, यानी कि 10 गुने √3 का मान कितना होता है? 1.732 प्लस कितना? 1, यानी कि 10 गुने 2.732, यानी कि गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 27.32। यह 27.32 किसका मान आया? हमारे लिए x का मान आया, यानी कि x ये वाला का मान आया। कितना आया? x बराबर 27.32 मीटर, ये आ गया। ये 20 मीटर। तो p का मान हम किसी में भी रख देंगे तो निकल जाएगा। और यह p का मान हमने क्या रखा है? x प्लस 20, यानी कि p बराबर x प्लस 20। x का मान आया था 27.32 प्लस 20, यानी कि 47.32 मीटर, यानी कि ये जो मान आया 47.32। कहिए कि भाई ये लंबा चौड़ा हो गया। देखिए, लंबा चौड़ा नहीं है, हल करने में लंबा हो गया। सबसे पहले हमने tan 45 का मान निकाला, फिर tan 60 का मान निकाला और दोनों को रख करके हल कर दिया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस तरह के मैथ को हल करने में बहुत लोग बहुत तरह की विधि अपनाती है। हमने दीर्घ विधि अपनाई है ताकि आप जब समझें, किसी चीज़ को समझें अच्छी तरह से। मैंने पहले भी बोला था कि जब आप प्रारंभिक अवस्था में हैं मैथ सीखने की, गणित सीखने की, तो पूरे प्रश्न को लिखें और प्रश्न को पूरी तरह से जो होता है, मतलब चूंकि बिंदु सब लिखते हुए हल करें। इससे क्या होगा कि
मैथ के बारे में आपको व्यापक समझ बन जाएगी जिस भी खंड को आप बना रहे होते हैं। अब इसमें देखते हैं एक अलग से और अलग तरीके के प्रश्न को। अब देखते हैं इस प्रश्न को। एक प्रश्न है, ये भी इस तरह से पूछा जाता है। एक 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ पर स्थित है। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से मूर्ति के शीर्ष बिंदु एवं स्तंभ के शीर्ष बिंदु के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री एवं 45 डिग्री है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए, इस प्रश्न को पढ़िए। जब पढ़ेंगे तो क्या है, एक मीनार है या कोई स्तंभ है, उस स्तंभ के ऊपर एक मूर्ति लगी है, कोई स्टैचू है, वो स्टैचू की ऊंचाई दिया हुआ है 1.5 मीटर। उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। इसी प्रश्न में आपसे भी पूछ सकता है कि वो जो बिंदु है वो स्तंभ से कितनी दूरी पर है, वो पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम एक स्तंभ बनाते हैं। हमने एक स्तंभ बनाया, नाम तो नहीं कहीं दिया है, तो हमने एक स्तंभ बनाया। स्तंभ के ऊपर एक 1.5 मीटर मूर्ति है, ठीक है, ABCD यह मूर्ति है। 1.5 मीटर की मूर्ति है, 1.5 मीटर की। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि जमीन पर स्थित बिंदु से मूर्ति के शीर्ष बिंदु एवं स्तंभ के, देखिए यहीं पे दोनों बन रहा है, यहीं पे ये भी है और यहीं पे ये भी है। तो शीर्ष से कितना बना रहा है, शीर्ष से जो बना रहा है वो 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। और स्तंभ के शीर्ष बिंदु से उन्नयन कोण, स्तंभ का जो शीर्ष बिंदु है यहां से 45 डिग्री बना रहा है। ध्यान दीजिए कि यहां से मतलब मूर्ति का जो ऊपरी बिंदु से जो कोण बन रही है उन्नयन कोण, वो 60 डिग्री का है, और स्तंभ के जो ऊपरी बिंदु है उससे वो 45 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पे उस शब्दों का फेर भी कर सकता है, वो लिख देगा कि मूर्ति के शीर्ष एवं पाद से, यानी कि मूर्ति के शीर्ष एवं निचले स्थान से या निचली स्थिति से। तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा, मूर्ति का ऊपरी स्थान और निचली स्थान भी वही है, और स्तंभ का शीर्ष स्थान और मूर्ति का निचला स्थान भी बराबर है। तो यहाँ पे आप मतलब ध्यान रखेंगे, मैं बता दे रहा हूँ। शब्दों के हेर फेर से कभी कभी क्या होते हैं कि चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस लगने लगती हैं, जबकि होती नहीं है। तो ये इस तरह से ये बना है। अब आपको कह रहा है कि मूर्ति यानी कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करना, इसकी हमको पता नहीं। तो सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज, पहले लिख देता हूँ मैं। माना AB बराबर 1.5 मीटर बराबर मूर्ति की ऊंचाई, ठीक है। BC बराबर स्तंभ की ऊंचाई, ठीक है। CD बराबर स्तंभ से बिंदु की दूरी। अब यदि कोई पूछ दे कि यह क्या है, तो मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही बताया था, दृष्टि रेखा साइट लाइन है, यानी कि यहीं से व्यक्ति देख रहा ऊपर। तो सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज BCD में हमने इसको x मान लिया। माना पहले जैसे पहले मैथ में बनाया था, BC बराबर x। त्रिभुज BCD में देखिए, त्रिभुज BCD में कोण D बराबर 45 डिग्री, ठीक है। BC बराबर x, CD बराबर व्हाट, tan का मान करेंगे, लंबट आधार tan का होता है, tan 45 डिग्री बराबर x बटा CD, 1 बराबर x बटा CD, यानी कि CD बराबर x। होगा या नहीं होगा, आ गया। अब लेते हैं त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में ध्यान रखेंगे, त्रिभुज ACD में tan 60 डिग्री बराबर x प्लस 1.5, x प्लस 1.5, अब बटा कितना, CD। होगा या नहीं होगा, यानी कि CD बराबर x प्लस 1.5 मीटर अब बटा √3। होगा या नहीं होगा, हमने इस तरह से हल किया इसको। अब यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है, ठीक है। इसको इसी तरह से ध्यान रखेंगे।
सॉरी फ़ोन आ गया था इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया मैं। तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। तो अब यहाँ पे हल करूँगा मैं। हल करने के लिए देखते हैं x बराबर x प्लस 1.5 अब बटा कितना √3, इधर इधर लेके चलेंगे, √3x माइनस x बराबर 1.5 हो गया नहीं होगा, इस तरफ कर दिया। अब हमने x कॉमन ले लिया यानी कि √3 माइनस 1 होगा या नहीं होगा, बराबर 1.5 यानी कि x बराबर 1.5 बटा √3 माइनस 1। जैसे उधर ऊपर नीचे पहले गुना किया था हम इसको भी वैसे ही गुना कर देंगे, √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1 से। देखिए हल सॉल्व करना क्या होता है ना, थोड़ा टेढ़ा होता है, इसको ध्यान रखेंगे। 1.5 इंटू √3 प्लस 1 अब बटा ए स्क्वायर मैंने पिछले बार बताया था क्या होता है, तो हम इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो यानी कि हो जाएगा 3 माइनस 1 x बराबर 1.5 इंटू √3 प्लस 1 बटा 2 होगा या नहीं होगा। फिर से मैं लिख देता हूँ x बराबर 1.5 गुने, मैं इसको हल कर, देखिए √3 का जो मान होता है 1.732 होता है। अब इसे मैं √3 प्लस 1 को करूँ तो 1.732 प्लस 1 हो जाएगा यानी कि 2.732, तो गुने लिख देता हूँ 2.732। अब बटा कितना 2, बटा कितना है 2 है, तो हम फिर इसको निकाल लेते हैं। तो x बराबर 0.75 अगुने 2.732। अब इसको हल कर लेते हैं, गुना करना पड़ेगा, गुना करके मैं दिखला देता हूँ, या ठहरिए मैं मोबाइल पे गुना कर लेता हूँ, आप कर सकते हैं कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जहाँ मन है गुना कर सकता है। दशमलव 75 गुने 2.732 यानी कि 2.049 ये आ गया x का मान, यानी कि जो बिल्डिंग की ऊंचाई है वो इतनी ही आ रही है 2.09449 मीटर, यानी कि जो बिल्डिंग है उसकी जो ऊंचाई आ गई वो हमारे लिए 0.49 मीटर आती है, तो 0 नहीं 2.049 मीटर आती है, इस भवन की ऊंचाई हमारे पास आती है। तो ये इस तरह से आप इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि सॉल्व करने में थोड़ा सी समय लगती है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे के हिसाब को एक बार। अब देखिए उसी हिसाब को हमने एक अलग तरह से लिया। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक प्रकाश स्तंभ से पूर्व की ओर 2 जहाज़ों के अवनमन कोण, याद रखिए अभी तक हमने उन्नयन कोण पर बनाया था, अब इसे अवनमन कोण पर लिया, 45 डिग्री तथा 30 डिग्री, दोनों जहाज़ों के मध्य की दूरी 200 मीटर हो तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। जो अभी पिछले हमने 2 हिसाब बनाए सेम हिसाब है। सबसे पहले एक प्रकाश स्तंभ ले लीजिए, माना ए बी है, ए बी प्रकाश स्तंभ है, ठीक है। यहाँ से एक बिंदु पर दूरी जो है वो 45 डिग्री का अवनमन कोण, मैंने बताया था कि ये दृष्टि साइड सामने देखिए उसे नीचे देखिए, तो ये 45 डिग्री का है, तो ये भी 45 डिग्री का होगा। ये जानते होंगे कि जब 2 रेखाएं बराबर हों तो उसके जो विपरीत कोण होते हैं बराबर होते हैं, यानी कि इस एंगल के ये एंगल बराबर होगा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। फिर 200 मीटर, यानी कि यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर एक और बिंदु है, जहाज है, उसका जो कोण है वो कितना है 30 डिग्री, उसका कोण है 30 डिग्री। ये भी ऐसे देख रहा होगा, नीचे से देखेगा तो ऊपर से कितना देख रहा है 30 डिग्री का है, तो ये भी 30 डिग्री का बना लिए। ए बी सी डी। कहने का तात्पर्य है कि जब आप ऊपर से नीचे देखें तो जो नीचे से ऊपर देखेंगे और 2 जो समानांतर रेखाएं हमने ग्राफ के द्वारा समझा दिया, समानांतर रेखा को जब एक कोई रेखा काटती है तो उसके जो अगल बगल के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। इसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखा, वहीं पर जाकर देखेंगे, यहाँ पर उतना समय नष्ट करने से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ यह ध्यान दीजिए कि ये कोण जो है इसके बराबर होगा ये कोण,
और ये कोण जो होगा ये इसके बराबर होगा। जो पिछला बार हमने बनाया था सेम चीज़ है यहाँ पे, तो लिख देता हूँ मैं। माना ए बी बराबर क्या है, प्रकाश स्तंभ ना, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, ठीक है। बी डी बराबर प्रथम जहाज की दूरी, ठीक है। अब बी सी बराबर दूसरे जहाज की दूरी, ये भी समझ लिए। अब है सी डी बराबर दोनों जहाज़ों के मध्य दूरी, हमने सब लिख दिया। ए बी प्रकाश स्तंभ है, बी सी दूसरे, यहाँ से दूसरे जहाज की दूरी, यहाँ से पहले जहाज की दूरी, और सी डी जो है दोनों जहाज़ों के मध्य की दूरी। लिख देने से क्या होता है ना कि चीज़ें साफ साफ समझ में आती है। अब लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 45 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी, इसे हमने h मान लिया और इसे हमने x मान लिया, जैसे पिछली बार हमने बनाया था। तो 1 बराबर h बटा x, यानी कि x बराबर h हो गया समीकरण 1। अब लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी में tan 30 डिग्री बराबर, देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि हमने tan लिया है, हम cot भी ले के बना सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि हम cot लेकर के भी इसको बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, यानी कि h बटा x प्लस 200 होगा या नहीं होगा। h बटा टोटल लिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल x प्लस 200 मीटर होगी या नहीं होगी। तो tan 30 का आपको अब मान निकालना है। tan 30 का आपको मान निकाल लेना है और उसी मान के आधार पे आपको उस पर बना देना है। यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब भी आप चीज़ों को रखते हैं, समाहित करते हैं, तो यहाँ पे सारे चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो अब देखिए हम यहाँ पे tan 30 का मान रख देते हैं। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर h बटा x प्लस 200 मीटर, यानी कि उल्टा पलटा कर देंगे तो h बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 200 बटा √3। ये समीकरण 2 हो गया, होगा या नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है कि h बराबर x, यानी कि दोनों बराबर है, यहाँ पे a आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम रख देते हैं, h की जगह पर हम x रख देते हैं, यानी कि x बराबर x प्लस 200 बटा कितना, √3। ध्यान दीजिए कि हम अभी x का वैल्यू निकालेंगे, हमें निकालना है ए बी का, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। √3x बराबर x प्लस 200 होगा या नहीं होगा। √3x माइनस x बराबर 200 होगा या नहीं होगा। अब इसे करते हैं तो x कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस x, सॉरी √3 माइनस 1 बराबर 200 होगा या नहीं होगा। x बराबर 200 बटा √3 माइनस 1। अब इसे क्या करते हैं, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, यानी कि x बराबर 200 इंटू √3 प्लस 1 बटा कितना, 2 से 2 से कट गया, यानी कि यहाँ मैं लिख देता हूँ x बराबर 100 इंटू √3 प्लस 1। ये हिसाब मैंने आदर्श अग्रवाल से लिया, वहाँ पे आपको इतना ही हल किया हुआ है, लेकिन मैं इसे आगे हल कर देता हूँ। हालांकि वहाँ पे h का मान निकाला है, यहाँ पे मैं और आगे कर लेता हूँ। तो x का मान कितना आ गया, x बराबर आ गया 100 प्लस √3 इंटू √3 प्लस 1, यानी कि 100 गुने 2.732, यानी कि 100 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 273.2 मीटर। यानी कि ये जो दूरी आया वो 273.2 मीटर आया। अब h क्या है, तो h और x कह रहा है कि बराबर है। ध्यान दीजिए h और x कितना है, बराबर है, यानी कि ये भी कितना आ जाएगा, 273.2 मीटर, यानी कि h बराबर 273.2।
यानी कि जो स्तंभ की ऊंचाई है, स्तंभ है ना, हाँ, प्रकाश स्तंभ की जो ऊंचाई है वो 273.2 मीटर आ रहा है। आप इतना भी यदि ऑप्शन में आपका आ रहा है, यानी कि x बराबर 100 इंटू √3 + 1 भी आपका आ रहा है, तो ये आंसर सही है। बस समझ रहे हैं, ये आंसर सही है। तो ये चीज़ हमने छोटे छोटे कुछ हिसाब उठाए हैं जो आपको व्यापक रूप से समझाने के लिए मेरा मूल मकसद ये था कि ये हिसाब बनते कैसे हैं, इस पर मैं प्रारंभिक दृष्टिकोण से आपको अपनी ओर आकर्षित कर सकूं या इस ओर ध्यान आकर्षण कर सकूं। आपका काम यह है कि आप जहाँ से भी सीखें, जैसे भी सीखें, कोई मतलब नहीं है, जिस प्रकार से भी सीखें, सबसे पहले हिसाब को पूर्ण लिखें और पूर्ण रूपेण बनाना शुरू करें। इससे क्या होगा कि जो हिसाब है, जो गणित है, पूरी तरह से आपके दिमाग में उतर जाएगी और एक बार चीज़ें जब आपके दिमाग में समाहित हो जाएंगी तो फिर बहुत ही आसानी से और ईजिली बन जाएंगी। आशा है कि आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।